नमस्कार, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ा महायुद्ध आज 7वें दिन में प्रवेश कर चुका है और इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा दावा किया जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। ट्रंप का कहना है ईरान अब खात्मे की कगार पर है। ईरान की वायुसेना, उसका अभेद माने जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नेस्ता नाबूद किया जा चुका है। लेकिन बात सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है। ट्रंप अब ईरान के भविष्य को अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि बिना अमेरिका की मर्जी के ईरान अपना नया सुप्रीम लीडर नहीं चुन सकता। ट्रंप के इस बयान पर ईरान की तरफ से जो जवाब आया, उसने आग में घी डालने का काम किया। ईरान के उप विदेश मंत्री ने ट्रंप को आईना दिखाया, कहा तुम न्यूयॉर्क का एक मेयर तो अपॉइंट नहीं कर सकते और ख्वाब देखते हो ईरान का सुप्रीम लीडर चुनने का। लेकिन यह देखिए, क्या वाकई यह ईरान के अंत की शुरुआत है या फिर अमेरिका दलदल में पूरी तरीके से फंसा है, जहां से मुश्किल नामुमकिन भी हो सकती है और काफी मुश्किलात भरी भी हो सकती है। तो बुलेटिन का आगाज कर रहा हूं। पहले कुछ ब्रेकिंग्स आई हैं इस वक्त की। 5 बजे की टॉप ब्रेकिंग्स आपके सामने रख देता हूं जल्दी से। ईरान पर यूएस इजराइल के हमले लगातार जारी है। ईरान में 3000 से अधिक घरों को तबाह किया गया है। तबाही का मंजर आना शुरू हो चुका है। 3000 से अधिक घर पूरी तरीके से, जहां पर जो सिर्फ ईंट पत्थर के मकान नहीं थे, जहां पर कभी खुशहाल परिवार रहा करते थे, आज सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा है। 3000 से अधिक घर तबाह हो चुके हैं। 3000 से अधिक घरों, जो पूरी बस्तियां थी, वो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मलबे में तब्दील हो चुकी है। चीख पुकार है हर तरफ। मरने वालों का आंकड़ा भी बड़ा है, 1300 को पार कर चुका है। 3000 से अधिक घर तबाह हुए हैं। 1300 से ज्यादा लोगों की कैजुअलिटी हुई है। ईरान के शिराज शहर में जो ताजे हमले हुए, उसमें 20 लोगों की जान जाने की खबर है। अग्रेसिव अंदाज में यह महायुद्ध आगे चल रहा है। दोनों में से कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। तो अब बिना देरी किए बहुत सारे सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे। मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल जेके बंसल सर जुड़ चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ हैं, एक एक्सपर्ट के तौर पर आप उनको जानते हैं। बंसल सर, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्ते कर रहा हूं, जय हिंद कर रहा हूं। मैं आपसे समझना चाहूंगा, 7वें दिन में महायुद्ध आ चुका है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चीजें यहां से खराब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या पहले दिन से, यानी जो हम लास्ट सैटरडे और संडे की नाइट से जब से खबरें आई थी कि वॉर शुरू हो गई है, खामनेई का एलिमिनेशन हो गया है, खामनेई के एलिमिनेशन के बाद यहां से चीजें कुछ डी एस्केलेशन के रोड या उस मार्ग पर जाएंगी, कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है बंसल सर? गुड इवनिंग रोहित, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी सर। कोई जाने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि उनको, अमेरिका को और इसराइल को, जो उनके टारगेट हैं वो प्राप्त करने हैं। और जहां तक ईरान का सवाल है, उसको वो झुकने के लिए तैयार इसलिए नहीं है कि वो, तो झुकने का मतलब खत्म। ओके। ईरान की प्रेजेंट रिजीम है, अमेरिका और इसराइल उसको बदलना चाहता है। अब वो सोचते हैं कि हम बदले जाएंगे, हम जाने से लड़ेंगे। दिन से उनको, उन्होंने देख लिया था कि हमें लड़ना ही हमारे पास में विकल्प है। तो जो अमेरिका और इसराइल के जो टारगेट्स हैं वो ये हैं कि वहां से रिजीम को बदल दिया जाए। और बेसिकली जब बात चल रही थी सुलह की या जो अग्रीमेंट की या पीस की भी, तो उसमें भी ये कहा था कि अपना आप जो न्यूक्लियर संवर्धन, जो एटम बम बनाने की तैयारी कर रही है, इसको बंद करिए। जो आप जो इसराइल जो के ऊपर में मिसाइल डालते हैं, और जो इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल बन रहे हैं, उन्होंने एक जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का भी जो है ईरान ने एक टेस्ट किया था, तो जिसमें जिसकी रेंज जो वो सोच रहे थे कि अमेरिका तक मार करे। और इसके अलावा जो हिजबुल्लाह, हूती और हमास, ये जो तीनों हैं, इनको बंद करें। तो उसको तो उन्होंने बंद नहीं किया, तो बंद नहीं किया, लड़ाई शुरू होगी। जब लड़ाई शुरू होगी, तो जब तक जो है अमेरिका के और इजराइल के ये सारे एम्स पूरे नहीं हो जाते, टारगेट पूरे नहीं हो जाते, तो ये लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन अभी तो ये मान के तो अमेरिका भी चला है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बोला था कि ये लड़ाई 4 से 5 हफ्ते तक चलेगी, तो हफ्ता 1 हुआ है अभी। मुझे लगता है कि उससे पहले शायद खत्म हो जाए। खत्म इसलिए हो जाए, जो
कहा यह जा रहा है कि 90% जो है इनकी कैपेबिलिटी में जो पहले हमले थे वो कम हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका और इजराइल ने मिलके इनके जो मिसाइल लॉन्चर्स थे उनको खत्म कर दिया। अगर मिसाइल है भी इनके पास, जब लॉन्चर ही नहीं तो कहां से लगाएंगे। दूसरा, ये ड्रोन से कुछ हमले कर रहे हैं और हमले भी ये अपने मिडिल ईस्ट के अंदर में कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये, इन्होंने सब चारों तरफ तो दुश्मन पाल लिए। सऊदी अरेबिया के साथ में दुश्मनी की तो अब पाकिस्तान भी साथ में आके खड़ा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी के साथ में ये पैक्ट किया हुआ है कि सऊदी के ऊपर हमला मतलब पाकिस्तान के ऊपर हमला। तो वहां पे इनके एयर डिफेंस वगैरह जो मूव हो गए, होने शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के। तो इस प्रकार से देखते हुए जो ईरान ने जो है वो एक डेस्परेशन में बिना किसी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के, जिसे बोलेंगे कि अनजस्टिफाइड तरीके से डेस्परेशन में अटैक हो रहे हैं। और उसका कोई खास जो है टाइम की बात है, लेकिन अमेरिका और इजराइल इसमें अपना, और सबसे अच्छी बात या जो अब की बात है वो अमेरिका ने डिसाइड कर लिया है कि हम बूट ऑन ग्राउंड नहीं डालेंगे, अपने सोल्जर्स नहीं उतारे। जब सोल्जर्स नहीं उतारेंगे तो फंसने का उतना चांस नहीं रहता। जब सोल्जर्स उतर जाते हैं तब फंसने का चांस रहता है। बाकी तो अमेरिका जब चाहे कहे कि जी मैं युद्ध बंद कर रहा हूं तो वो अटैक बंद करने, हालांकि इजराइल के लिए प्रॉब्लम रह जाएगी। इजराइल ने कहा कि बीच में लगता है कि अपने जो टारगेट्स हैं उनको करने के बाद में ही ये लड़ाई का अंत होगा। ओके बंसल सर, ऐसा लगता है। ओके बंसल सर, आपका ओपनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आ गया है, बहुत सारे पॉइंट्स मुझे मिल गए हैं। मैं अपने इस डिबेट के पैनल को और खोलता हूं, ओपन करता हूं। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है, जल्दी से आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश जी जुड़ेंगे। इसके अलावा मेरे साथ जेएनयू के SIS प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी भी जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। स्वर्ण सर, मैं आपको नमस्ते कर रहा हूं, वेलकम कर रहा हूं भारत एक्सप्रेस पर। और मेरे साथ एक खास चेहरा डॉक्टर आरोन अब्राहम सर, जो कि इजराइल से मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। सर, आपको नमस्ते कर रहा हूं। अभी प्रधानमंत्री जी गए थे तो हर तरफ शालोम शालोम चल रहा था, तो आपको शैलोम भी कह देता हूं। लेकिन शुरुआत मैं अब्राहम सर आपके साथ ही कर रहा हूं। अब्राहम सर, प्लीज आप मुझे बताइए, इजराइल इज़ अ टेररिस्ट स्टेट, इजराइल इज़ अ टेररिस्ट स्टेट, ये बातें सुन सुनकर हम लोग आगे बढ़े। फिर जब हम थोड़ा और पढ़ने लिखने लग गए, आप जैसे डेलीगेट पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ने लग गए, तो फिर हमें ये भी पता चला कि ईरान ने छोटे छोटे बच्चों तक में ये डाला कि डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिकन्स। और आज जो घटनाक्रम मचा, वो अभी भी कह रहे हैं कि हम झुकने वाले हैं नहीं। इजराइल चाहता है कि हमारा दबदबा हो। और हमारे देश के अंदर भी जब से पूरा ये घटनाक्रम हुआ, खामनेई साहब की मौत हुई, हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे लोग निकले अपने घरों से। कई जगहों पर तो ऐसे भी नारे लगे, हर घर से निकलेगा खामेनेई, हर घर से निकलेगा, ऐसे भी नारे लगे देश में। ऐसे में मैं आपसे पहला रिएक्शन जानना चाह रहा हूं। इट्स बीन 7 days ऑफ वॉर नाउ, आगे क्या? नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल। रोहित जी और सारे पैनलिस्ट को, बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं। पता नहीं हम इनके समकक्ष हैं या नहीं हैं। अच्छा लग रहा है। तो देखिएगा, बाकी सारे और व्यूअर्स के लिए इजराइल से हम सबको विश करते हैं, आप लोग सब अच्छे रहें, आपकी सबकी लंबी उम्र रहे, हेल्थी रहें। देखिएगा, आप इसको इस तरह से देख लीजिएगा, 1979 के पहले का ईरान देख लीजिएगा। बस हम लोगों का बस उद्देश्य यही है, अमेरिका और इजराइल का उद्देश्य ये है कि ईरान जो है ना वो 1979 के पहले वाला हो जाए। ओके। तो इजराइल के लिए ही नहीं, सारी दुनिया के लिए शांति हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने पूरी तरह से सारी की सारी, और ईरान अभी जो है ना फिलहाल पिछले डिकेड में पूरा, या आप 25 साल कह लीजिएगा, एक टेरर सपोर्ट और टेररिस्ट स्टेट करके उभरा है। मिडिल ईस्ट में तो इन्होंने किया है, इनकी प्रॉक्सी सारी दुनिया में इनकी चल रही है, सबको सपोर्ट कर रहे हैं। और अरुण सर, एक ब्रेकिंग है, मैं चाहता हूं इस पर भी आप रिएक्ट कर दें। इजराइल को लेकर IRGC ने बड़ा बयान दिया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 22वीं लहर शुरू करने का आह्वान कर दिया IRGC ने। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कह रहा है। इजराइल को लेकर IRGC का एक बड़ा बयान है और वो बार बार वार्न कर ही रहे हैं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 22वीं लहर शुरू की है। एक और ब्रेकिंग है जल्दी से, ताकि निर्बाध तरीके से मैं सर के पास जा पाऊं। श्रीलंकाई नौसेना ने ईरानी युद्धपोत के कई नाविकों को बचाया है। आप जानते हैं क्या कुछ घटनाक्रम हुआ। 32 जीवित बचे नाविकों का रेस्क्यू हुआ है। वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था। आयरस देना, जो कि मिलन 2026 में शामिल होने के लिए भारत आया था, 4 मार्च को अमेरिका ने टॉर्पेडो से अटैक किया था और उसमें जो है कई कैजुअलिटीज भी हुई थी। और ये एक इंडियन होने के नाते मुझे बिल्कुल ठीक भी नहीं लगा था उस वक्त तो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स इसमें चली रही है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट है। और अमेरिका ने ईरानी युद्धपोत आयरस देवा पर
ये अटैक किया था। बिना देरी किए अब्राहम सर प्लीज आप बोलिए। देखिएगा, अब इनकी जितनी भी भपकियां या जो भी ये आती रहेंगी, इससे हम लोग नहीं डरने वाले हैं कोई। और जो आपका जो जहां से शुरू हुआ था ना, लास्ट सैटरडे से शुरू हुआ था, तो अगर आप देखें हमारे जो डेटा और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिसाइल का अटैक्स जो हो रहा है, वो पूरी की तरह से कम 50% से भी ज्यादा कम हो गया। अभी हम अपनी ड्यूटी से आ रहे हैं। आई हैव फिनिश्ड माय वर्क एट अराउंड इजरायली टाइम 12 o'clock। आज कल शबात है, तो उसकी तैयारी में हमने अपने शॉपिंग की और हम आ गए। अभी थोड़ी देर पहले सायरन बजा था, लेकिन ये सायरन जो है ना, आई थिंक 48 आवर्स के बाद पहला बजा है हमारी जगह पे, जबकि कभी कभी 2-3 बार बज जाते थे सैटरडे से लेके संडे मंडे ट्यूसडे तक। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड। और इसके बाद हमारे जो अलर्ट्स आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इजराइल अपने सिटीजन्स का बहुत अच्छे ख्याल रखती है जी, तो जो अलर्ट हमारे हर समय जब भी ऐसा लगता है कि कोई मिसाइल आ जाएगी, तो उसके पहले एक अलर्ट आता है कि आप ऐसी जगह जाइए जहां आपको बॉम्ब शेल्टर मिल जाए या ऐसी जगह मिल जाए जिससे आप इसमें जख्मी ना हो जाएं। वो अलर्ट्स भी कम हो गए। तो इनकी ये जो देखिएगा, अभी हमने पहले आपके चैनल पे पहले भी एक बार हम आ चुके हैं, उस टाइम भी हमने शायद ये कहा था कि हमारा जो उद्देश्य है, इजराइल और अमेरिका का जो उद्देश्य है, इनके जो लॉन्चर्स हैं, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लॉन्चर्स यूनिट और इनका जो अभी बना के इन्होंने जो रखा हुआ है, इन तीनों को अगर उड़ा देंगे और तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अभी वो हो गया है हमारे ख्याल से। लास्ट जितने भी 3-4 दिन से ये बम्बार्डमेंट हो रहा है इजराइल और अमेरिका की तरफ से, तो इन्होंने काफी हद तक सफलता पाई है इसको मिटाने में। बाकी और सफलता तो मिली ही है हमारे लिए, लेकिन ये जो इनका जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो जखीरा है, उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। ओके सर, आई विल कम बैक टू यू। आपने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे दिया। एक ओपनिंग हो जाए। स्वर्ण सर के पास में आ रहा हूं। SIS, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, JNU से हैं सर मेरे साथ। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, मिडिल ईस्ट का नया पावर ऑर्डर सेट हो रहा है क्या, और ये घटनाक्रम किस तरीके से आप देख रहे हैं? इसमें अग्रेशन कुछ कम होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? और एक सवाल और, क्योंकि मैं जानता हूं, एक स्टूडेंट के तौर पर ही मैं आपसे सवाल पूछूंगा सर, आज इंडिया की पोजिशनिंग क्या? पहली बात तो आपने कहा कि हाँ, पिछले शनिवार को जिस तरह से हमले हुए जी, उसके बाद उतनी तेजी से हमले नहीं हो रहे। उसकी शायद विश्लेषण ये हो सकता है कि शायद अमेरिका को लगा था कि पहले दिन में ही वो कुछ जिस तरह से बड़ा हमला करेंगे और नेतृत्व वहां का समाप्त हो जाएगा, तो शायद ईरान घुटने टेक देगा, जो कि नहीं हुआ। और क्योंकि लगातार ईरान ने जवाबी हमले किए हैं और पूरे युद्ध को न केवल मिडल ईस्ट के क्षेत्र में फैलाया है, पर अब तो युद्ध आप देखें कि हमारे इंडियन ओशन तक पहुंच गया है। जिस तरह से 2 युद्धपोतों की बात आपने की कि अमेरिका ने उनको टॉर्पेडो किया है, या फिर अजरबैजान कहां-कहां, टर्की और ग्रीस कहां-कहां पहुंच गया इसका, ये तो हम हिंसा की बात कर रहे हैं। फिर उसके परोक्ष नतीजे तो पूरे विश्व को झेलने पड़ रहे हैं कि ऊर्जा को लेकर या इन देशों की जो अपनी आर्थिक व्यवस्था है, उसमें पर्यटन का बड़ा एक योगदान था, वो खत्म हो रहा है। शिपिंग पर असर पड़ा है, एयरलाइंस पर असर पड़ा है, वो परोक्ष रूप से सारी दुनिया पर असर पड़ा है। तो क्योंकि शायद लगा था कि बहुत जल्दी से ही एक तरह से डिसाइसिव कुछ हो जाएगा ईरान के अंदर, जो नहीं हुआ, इसलिए दोनों तरफ से अब लगातार मुझे लगता है हमले जारी रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि जल्दी खत्म होने वाले हैं। और अक्सर बात होती है कि किस तरफ के हथियार कब खत्म हो जाएंगे। मुझे ये बहुत ही हास्यास्पद बात लगती है कि क्या हथियार खत्म होने से युद्ध बंद होते हैं? युद्ध बंद होते हैं या तो इंटरनल सबोटाज, मान लीजिए कि रिजीम में, ईरानी रिजीम में कोई मोसाद के लोग घुस गए हो या CIA के लोग घुस गए हो, तो अंदर से उसको गिरा दें, या फिर किसी वजह से वहां के नेतृत्व को लगे कि उनको शांति करने के लिए कुछ भी बातें जो है वो माननी पड़ेंगी। तो सैन्य मनोबल और राजनीति में जो नेतृत्व है, उसका मनोबल जो है वो तय करता है कि युद्ध कब तक चलेगा। उदाहरण के लिए हमास 2.5 साल से इजराइल कोशिश कर रहा है हमास को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए। क्या इजराइल आज गारंटी दे सकता है कि हमास खत्म हो गया? तो ईरान तो हमास से बहुत ज्यादा ताकतवर है, एक संप्रभुता वाला राष्ट्र है, करीब 9-10 करोड़ लोगों का, सभ्यता का, और उनका अपना इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग रक्षा उपकरणों को लेकर बहुत जबरदस्त है। उनकी मिसाइलें, ड्रोन दुनिया भर में जाने जाते हैं। तो युद्ध ऐसा नहीं कि ये
किसी तरह से हथियार खत्म हो जाएंगे या दबाव में आकर युद्ध खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि यदि अंदर से सबोटाज होता है सरकार में ईरान की, तो हो सकता है कि युद्ध के जो किसी मापदंड नए जो तालमेल बने उससे समाप्ति हो सकता है। हमने देखा जैसे वेनेजुएला में उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति बनना पसंद किया, तो वहां उनके को निकाल लिया गया। हाँ। आपने जो भारत की बात की वो मुझे लगता है बहुत दिलचस्प है। हाँ। पर उसको भी, क्योंकि मैं तो, आपने कहा कि आप एक विद्यार्थी की तरह सवाल पूछेंगे, तो मैं आपको एक अध्यापक की तरह का उसका जवाब दूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पिछले कुछ दशकों में आप देखें कि जो बड़ी शक्तियां हैं, और भारत उभरती हुई बड़ी शक्ति आ जाए, उनकी जो विदेश नीति है वो उसके जो मापदंड, मूल्य, जो तौर तरीके हैं उनमें बदलाव आया। उसको अंग्रेजी में हम ट्रांजैक्शनल कहते हैं या डी आइडियोलॉजाइज्ड कहते हैं, कि उसमें अपने राष्ट्रहित को ऐसे कैसे आगे बढ़ाना है उसके लिए यथार्थ को सामने रखते हुए व्यवहारिक तरीके से सोच बनाई जाती है। उसके चलते भारत के नहीं, विश्व की सभी बड़ी शक्तियों की जो विदेश नीति है वो संस्कृति, समाज, सभ्यता और जनमानस को रखा हुआ उन्होंने साथ साथ, पर उसके साथ साथ जो व्यापार, निवेश, हिस्सेदारी, साझेदारी, तकनीक का हस्तांतरण, सुरक्षा को, रक्षा को लेकर वो मुद्दे ज्यादा हावी हो गए हैं। और उसी के चलते आप देखें 2 दशक या 3 दशक में भारत के ऐसे नहीं कि रिश्ते टूट गए, ईरान से आज भी रिश्ते हैं। लोग वहां हैं, लोग जाते हैं, हमारे नेता वहां जाते हैं, व्यापार होता है, करीब $1.5 अरब का निर्यात भारत करता है ईरान के साथ। पर जो रिश्ते हमारे इजराइल के साथ बदले हैं वो इतनी रफ्तार से हमारी हिस्सेदारी या दोस्ती बनी है कि कुछ लोगों को फिर लगता है शायद परिभाषा ऐसी हो गई कि भारत की जो तटस्थता थी वो शायद तटस्थता नहीं रही और भारत एक नजर आता है। I'll come back to you, sir. वाकई मुझे अपने कॉलेज के दिन सच में याद आ गए, 10-12 साल पीछे ले गए, वही फील आया मुझे। लेकिन एक ब्रेकिंग आई है, जल्दी से अपने पैनलिस्ट के पास वापस जाऊंगा। एक ब्रेकिंग है, देखिए ब्रेकिंग ये है, देश की इज्जत, अधिकार हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ईरान ये कह रहा है, ये हमारे अस्तित्व की बात है, हमारे सुप्रीमो पहले दिन से कह रहे हैं, हमारे सुप्रीमो को टारगेट करके आपने गलती कर दी है। देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है। IRGC आप देख रहे होंगे पिछले कुछ वक्त में काफी ज्यादा एक्टिव। अब आप देख लीजिए, ईरान की अपनी एक फौज होगी, उसकी कुछ नेवल ताकत होगी, उसकी एयरफोर्स भी कुछ होगी। IRGC एक अलग यूनिट है। IRGC के अंदर उनकी अपनी इंटेलिजेंस अलग, उनकी अपनी आर्मी अलग, उनकी अपनी नेवी अलग। ये मुझे कल एक एक्सपर्ट ही बता रहे थे, मैं आपको सच बताऊं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये सारी चीजें समझने के लिए आपको इन एक्सपर्ट्स को सुनना पड़ेगा, जो आपको इस वक्त बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहे हैं। वेदर इट्स स्वर्ण सर और अब्राहम सर और JK बंसल सर जो मेरे साथ बने हुए हैं, आप इनको सुनिए, ये हैं एक्सपर्ट। आजकल सोशल मीडिया पे क्या है ना, हर कोई सेल्फ क्लेम्ड एक्सपर्ट है और वो कुछ भी कह रहा है, उसके बाद लोग परेशान हो रहे हैं, उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं ठीक कह रहे हैं नहीं कह रहे। इनको सुनिए। बंसल सर मैं आपके पास आ गया, स्वर्ण सर तुरंत आ रहा हूँ आपके पास, अब्राहम सर तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। लेकिन JK बंसल सर, शुरुआती दौर में एक तो बहुत होड़ हो जाती है कि जहां पर बम फटा उसके बाद सबसे बड़ा सवाल आपके सामने कम से कम मिलियन टाइम्स यही सवाल आता होगा, क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर पहुंच गए हैं, वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर पहुंच चुके हैं, वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर पहुंच चुके हैं। एक तो मुझे इसकी भी डेफिनेशन दे दीजिएगा। दूसरी बात, क्योंकि ईरान जो है इजराइल पर तो अटैक कर ही रहा है, UAE भी टारगेट पर है, दुबई भी टारगेट पर है, बहरीन, कतर, हर जगह वो बॉम्बार्डिंग कर ही रहा है, मिसाइलें जा ही रही है। तो कम से कम अभी तो हम ये कह सकते हैं कि रीजनल वॉर तो हो ही रही है। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है वर्ल्ड वार का, उसका मैं जवाब पहले देता हूँ प्लीज। वर्ल्ड वार का मतलब ये होता है कि रीजनल वार चल रही है कि जब 2 खेमों में वर्ल्ड बढ़ जाता है और 2 खेमे लड़ाई करते हैं, पावरफुल जो शक्तियां हैं वो साथ में आ जाती हैं। तो उसमें ये कहा जा सकता है कि अगर जैसे अगर इजराइल और अमेरिका एक तरफ है, उधर साथ में ईरान के आ जाता जो रशिया या चाइना, तो तब होती तो वर्ल्ड वार तो कोई मतलब ही नहीं बनता, वर्ल्ड वार नहीं होगा। और वर्ल्ड वार में तो जो है ईरान ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हमको धोखा मिला है चाइना की तरफ से, जो उनका HQ-9 था, उस सिस्टम ने हमको धोखा दे दिया और उसका कोई सफलता ही नहीं थी, और वो सिंदूर में भी देख लिया गया। तो चाइना ने उसका खंडन किया है। उसी तरह से जो है रशिया ने कहा है कि हमारा युद्ध नहीं है, मिडिल ईस्ट की वॉर है, हम इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होंगे। और रशिया ने यह भी कहा है कि हमने ईरान को बहुत पहले ये कहा था कि आप हमारे साथ में एयर डिफेंस का कोलैबोरेशन करो। उसको ईरान ने नहीं माना। नहीं तो उनका एयर डिफेंस तो अभी है ही नहीं जो उसके पास में ईरान के। तो अब ये बात जो सारी बात ही है कि पहले से ही अगर आप देखें, और मैं प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की सराहना करता हूं कि वो कहते रहे हैं कि एक तरफ अभिशाप है और एक तरफ वरदान है। अभिशाप में जो ईरान है और जो बाकी कंट्री भी हैं, उसमें आप ले लीजिए सऊदी अरेबिया है, UAE है, कतर है, ये सारे प्रोग्रेसिव, उनके पास भी तेल है और ईरान के पास भी तेल है। उसने सारी नेगेटिव एनर्जी, जो बिल्कुल ठीक कहा अब्राहम साहब ने,
कि वो जो पहले 1979 से पहले का जो ईरान। ईरान था वो ईरान था, वो अच्छा ईरान था, वहां सब लोग थे। अभी तो ये तो ईरान के बाहर तो क्या, वहां की जनता ही उनसे परेशान है। आज मैं सुबह एक इंटरव्यू देख रहा था, भारत के अंदर में उनकी एक जो है वो एक्ट्रेस है, उन्होंने कहा हाँ। कि मैं तो ट्रम्प साहब का भी स्वागत करती हूँ और नेतन्याहू साहब का भी स्वागत करती हूँ कि उन्होंने ये काम किया, और अब हम मेरे को वहां अपना देश छोड़ के आना पड़ा, जी। वहां तो स्वतंत्रता है ही नहीं। और जो लोग कहते हैं कि ईरान अच्छा है, तो जाके एक हफ्ता वहां पर रह के दिखाएं, तब उनको पता चलेगा कैसा है ईरान। तो इस तरह से जो एक तरह से जो एक इस्लामिक रिजीम और जो कट्टरवादी था अपने कंट्री के अंदर में भी थी, अब कह रहे हैं 1300 लोग मरे हैं अभी भी, कहते हैं लड़ाई में। हाँ हाँ और हाँ। उन्होंने कम से कम 35,000 लोग जो जब भी अभी विद्रोह हुआ था उसमें ईरान ने उनके आरजीसी नहीं मार दिए थे। सही बात। तो वो खुद ही अपने लोगों को मार रहे हैं। अब मारने में अब जो आप ये देखिए, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसकी जड़ जो है वो हमास ने अटैक किया, इसराइल के जो निहत्थे लोग थे, जो बिल्कुल निर्दोष थे, 7 1200 लोगों को अक्टूबर को मार जो के किया था। 250 हाँ को पकड़ के ले गए। हाँ। और उसका ये असर है कि अब सब कुछ हो रहा है। ठीक और है। हो रहा ये है कि इस सब में जो सबके लिए ईरान जिम्मेवार है, ईरान क्या, ईरान की जो रिजीम है वो जिम्मेवार है। उन्होंने जो है हमास को भड़का दिया, उधर से हिजबुल्लाह, इनको सबको खत्म करना बहुत जरूरी था। जो इजराइल ने क्या बिल्कुल ठीक किया है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको खत्म करना बड़ा आवश्यक है। ये ऑक्टोपस के आर्म थे जिसमें जो है यस। जो थोड़ा अभी रहरा होती है, बाकी हमास भी खत्म हो गया है, और जो जो वो हिजबुल्लाह भी खत्म हो गया। ओके। हिजबुल्लाह ने जबरदस्ती जो है लेबनान के ऊपर कब्जा किया हुआ है। अब जो लेबनान भी कह रहा है निकलो यहाँ से। अब धीरे धीरे जो, क्योंकि इनकी शक्ति कमजोर हो जाएगी, और ये जल्दी जो वहां पे एक सुकून आएगा, सुकून होने से जो इजराइल की जो ये उनकी मानसिकता है, हाँ। और इसलिए ये युद्ध चल रहा है। युद्ध इसलिए चल रहा है कि पहले दिन खामनेई की मौत के बाद भी अगर ये अपने विचारों को बदल देते और ये कहते कि जी नहीं ठीक है हम बातों को मान लेते, एक्चुअली मानसिकता तो वही है ना हाँ। सबकी, जो है जो मानसिकता जिहादी मानसिकता है कि डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, और पूरे विश्व में जो है शांति पैदा करना है, टेररिस्ट ओके। पैदा करना। तो ये जब तक रिजीम रहेगी तो ऐसे ही चलता रहेगा। और ये रिजीम जो है वो होता है ना कि वो अड़ियल वो खत्म हो जाएंगी, जैसे हमास खत्म हो गया, हिजबुल्लाह खत्म हो गया, और वही जो है मानसिकता और वही सारा जो जो उनके पॉलिसी है वो भी ईरान की वही है, वो खत्म हो जाएंगे। ओके। लेकिन अपने को सुधारेंगे नहीं, वो मानवता पे नहीं आएंगे, वो मानवता के खिलाफ जाके जो है सब कुछ चल रहा है। तो इसलिए अब जल्दी से जल्दी जो ये इसका जो इस तरह की मानसिकता वो खत्म हो जाएगी, और वहां पे टाइम लगेगा तो एक अच्छा जो है वहां पे वो होगा। वो डिपेंड करता है कि रजा पहलवी आते हैं या पेजिशकियान भी मॉडरेट टाइप के विचार के लोग हैं, अगर वो जो अगर इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, तो अब ईरान के अंदर में एक रिजीम चेंज होना तो बड़ा आवश्यकता है वहां की शांति के ओके लिए। ओके जी सर, आई कम बैक टू यू बंसल सर। डॉक्टर अब्राहम, मैं आपके पास आ गया। डॉक्टर अब्राहम प्लीज आप मुझे एक तो ये भी बता दीजिए, आज आप जुड़े ना, कल भी हमने ऐसी पैनल सजाया था, कई सारे गेस्ट और एक्सपर्ट्स आए थे, वो कह रहे थे कि बेंजामिन नेतन्याहू हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत प्रेशर में है, क्योंकि इजराइल में भी अक्टूबर में चुनाव होने हैं और लोग जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू के साथ है नहीं। आप मुझे प्लीज इजराइल के ग्राउंड हालात बता दीजिए, क्योंकि आप तो वही हैं, लोगों से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। मुझे बताइए, जनता साथ है बेंजामिन नेतन्याहू के, और अगर ये जंग लंबी चलती है, आम इजरायली का साथ है बेंजामिन नेतन्याहू को? बिल्कुल है। सर। देखिएगा, ये बातें जो है ना ये की जाती हैं कि उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं और वो इसको अपने आप को प्राइम मिनिस्टर जैसे हैं वो रहने के लिए ये सारा, नहीं 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 जी, ये बिल्कुल गलत है। ओके। क्योंकि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है जो भी है, ये केसेस उनके 5 साल से चल रहे हैं। और बाय द वे हमारा जो जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरी तरह से लेफ्टिस्ट है। और हम लोग जो जो नेतन्याहू को जो गवर्नमेंट मतलब जो चुन के लाते हैं लोग, हाँ। वो सारे के सारे रिलीजियस हैं, और उनको सपोर्ट करने वाले पूरे के पूरे लोग रिलीजियस हैं। ओके। तो ये बात बिल्कुल, जैसे हम भी देखिएगा, हम भी कैप पहने हुए हैं, तो हम नेशनल रिलीजियस कैटेगरी में हम आते हैं। Yes. और हम इनको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। और हमारे जो मिस्टर बेन गवीर हैं, हम उनके साथ ही रहते हैं। उनकी और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती भी है, और हम लोग साथ में ही प्रेयर करते हैं। तो ये बात जो है ना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल से गलत है। हम 2 बार फिर से, आई विल रिपीट अगेन, ये गलत है कि नेतन्याहू इस वॉर को इसलिए खींच रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बने रहें। Okay. आज अगर किसी भी हालत में अगर इलेक्शन हो जाता है ना, तो भी नेतन्याहू की पार्टी ही लीड करेगी और वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और एक बात और हम बता दें, इस 7 अक्टूबर के बाद जो जितनी भी लेफ्टिस्ट पार्टीज थी,
या तो वो खत्म हो गई हैं या फिर वो बिल्कुल उनका जो अस्तित्व है ना वो ना के बराबर हो गया है इन दो ढाई साल में जी। तो ये हमारे ख्याल से ये बिल्कुल गलत कहना होगा कि देखिएगा, ईरान इज ए बिग थ्रेट नॉट ओनली फॉर इजराइल एंड अमेरिका, ईरान इज ए बिग थ्रेट फॉर द होल वर्ल्ड पीस। तो इसके लिए ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग सुख से नहीं रह पाएंगे, कोई नहीं सुख से नहीं रह पाएगा। और अच्छा, बाय द वे, इजराइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इजराइल ने ली है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। इजराइल इज फाइटिंग दिस वॉर बिहाफ ऑफ ऑलमोस्ट होल नॉन इस्लामिक वर्ल्ड। ओके, तो इसको खत्म करना, इनको, ये ऑक्टोपस है, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। हमने कहा है ना, आई विल रिपीट अगेन, 1979 के पहले का ईरान आप ला दीजिएगा बस। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ और भी तो बताइए, वो कह रहे हैं कि अभी जून में भी आप लोगों ने बम्बार्डिंग की थी, यूएस से आ गया था B2 बॉम्बर्स, बंकर बस्टर बॉम्ब आ गए थे, क्योंकि जब से युद्ध शुरू हुआ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो न्यूक्लियर पावर बनने वाले थे, हमें उसको धराशायी करना था, फिर इस्लामिक रजीम को चेंज करना था। 3 दिन में 3 अलग अलग बयान दिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। आप मुझे असल प्रॉब्लम बता दीजिए अब्राहम साहब, मैं आपको 40 सेकंड्स और दे रहा हूँ, फिर मेरे को स्क्रीन पर राकेश जी भी नजर आ रहे हैं। राकेश दा नमस्ते कर रहा हूँ, मुझे दीजिएगा 2-3 मिनट, तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। अब्राहम साहब देखिए, ये जो अभी जो हो रहा है ना, जो अभी हो गया है, ये उसी टाइम हो जाना था, मंथ ऑफ जून में। अच्छा, लेकिन पता नहीं मिस्टर ट्रंप ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को रोक दिया कि भाई वीटो लगा दिया, नहीं तो उस टाइम अच्छा, द मुसाद एंड CIA वाज वेरी क्लोज टू, मतलब इनके बहुत ही करीब थे ये लोग जो अपने खामनाई हैं। उस टाइम ही इनका असैसिनेशन हो जाता था। लेकिन पता नहीं है वो नेतन्याहू जो है ना, हमारे जो इजरायली लोग हैं ना, पूरी तरह से अमेरिका के अगेंस्ट हम लोग जाना नहीं चाहते, क्योंकि ये अभी नहीं, आगे भी हमको बहुत साथ। बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी राष्ट्र के नाम जब संबोधन दिया था संडे की सुबह, तो उन्होंने कहा था मेरे अच्छे दोस्त ट्रंप, और ये सब जान रहे हैं। इस बीच एक ब्रेकिंग आ रही है, स्वर्ण सर तुरंत आ रहा हूं। इसके बाद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक बार फिर से अग्रेसिवली स्ट्राइक्स की हैं। बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आप देख लीजिए, बेंजामिन नेतन्याहू हो, इजरायली डिफेंस फोर्स हो, मोसाद हो, बता रहे हैं वी आर फाइटिंग अगेंस्ट 3H, हिजबुल्लाह, हमास, हूती। और ये प्रॉक्सी की तरफ कौन यूज करता है इनको? ईरान। तो IDF की तरफ से लगातार ना सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, बल्कि वो विजुअल एविडेंस भी लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा कर रहे हैं, ताकि सिर्फ ये ना लगे कि कोरे दावे हो रहे हैं। काफी सोच के साथ टारगेट्स को लॉक करने के बाद बहुत ही प्रिसाइज अटैक किए जा रहे हैं। इसके अलावा जानकारी ये है, एक और जानकारी, अगर इधर से हो रहा है तो उधर से कोई शांत नहीं है। खामनेई के बंकर को उड़ाने का वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें 50 इजरायली फाइटर जेट्स ने इसको टारगेट किया, निशाना बनाया। खामनेई के बंकर को उड़ाने का वीडियो भी IDF ने जारी किया है। वो वीडियो भी मैं आपके सामने प्ले करूंगा, फिर तुरंत आ रहा हूं स्वर्ण सर के पास, और फिर उसके बाद राकेश दा के पास जा रहा हूं। लेकिन वो वीडियो भी आ रहा है, वो भी आप देखिएगा जरा। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने सबसे पहले ये इंडिकेशंस दिए थे, बेंजामिन नेतन्याहू ने ये इंडिकेशंस दिए थे कि जो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हमारे पास आए हैं उसमें खामनेई इज एलिमिनेटेड। हालांकि ईरान ने काफी देर में इस बात को माना, ठीक है, लेकिन अब उससे जुड़े कई एविडेंसेस भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस साझा करें। देख लीजिए तस्वीरें, ये फुटेजेस आप देख लीजिए। ये इस पूरे कॉरिडोर को यहाँ पर किस तरीके से निशाना बनाया गया, इस पूरे निर्माण को। जानकारी ये थी कि सारे ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद हैं और उसमें बड़ी कैजुअलिटी ईरान को हुई, और यही माना जा रहा था कि पहले दिन ही इतनी बड़ी कामयाबी इजरायली डिफेंस फोर्सेस, अमेरिकन इंटेलिजेंस को, तो क्या अब युद्ध की जरूरत पड़ेगी? बीच में तो उन्होंने खुद, वेदर इट्स बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने आह्वान कर दिया था आम ईरानियन को कि आप लोग सड़कों पर उतरिए, सेलिब्रेट कीजिए, और 1979 से पहले वाला जो ईरान था उसको बनाने के लिए अपनी भूमिका निभाइए। लेकिन उसके बाद देखिए IRGC ने ना वाकई इस चीज़ को बहुत शानदार तरीके से हैंडल किया है, सारी चीज़ों को दबा दिया है। अभी IRGC पूरी तरीके से कंट्रोल ले रही है, और जो बताया जा रहा है कि खामनेई के बेटे सुप्रीम लीडर हैं, वो भी IRGC के प्रेशर में ही हुआ है, ऐसी खबरें आ रही हैं। स्वर्ण सर, मैं आपके पास आ गया। स्वर्ण सर, प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए कि अब आज के जो ताज़े जो बयान आए थे, आज के जो ताज़ा बयान आए थे, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमसे बिना पूछे सुप्रीम लीडर आप घोषित कर दीजिए, हम फिर उसको टारगेट पर ले लेंगे। तो वहीं जो विदेश सचिव हैं ईरान के, उन्होंने कह दिया आप एक न्यूयॉर्क के मेयर को तो चुन नहीं सकते, आप चले हैं ईरान के सुप्रीम लीडर को चुनने। तो देखिए, लड़ाइयाँ तो चल ही रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इतने इनकी मिसाइलें कम हो गई, इतनी इनकी मिसाइलें ज़्यादा हो गई, लेकिन अग्रेशन बिल्कुल बरकरार है दोनों तरफ से ही। और क्या वाकई अमेरिका की नीति जो है ईरान को कमज़ोर करने की, उस दिशा में अमेरिका कितना % आगे बढ़ा है? अगर आप हैं मेरे साथ स्वर्ण सर।
हाँ, मैं आपके साथ हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी युद्ध में इस तरह का टकराव होता है तो भाषा आक्रामक दोनों तरफ से होती है, ये बहुत ही आम बात है। हाँ। इसलिए आप देखें, चाहे वो ईरान की तरफ से हो या फिर अमेरिका या इजराइल की तरफ से हो, इस तरह की आक्रामक भाषा के बहुत ज्यादा मायने नहीं होते। ठीक। पर ये सैद्धांतिक तौर पर आप सोचें कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप का जो नियुक्ति करेंगे अभी नेक्स्ट शिया क्लेरिक जिसको सुप्रीम लीडर बनाएगा ईरान, उस निर्णय में क्या राष्ट्रपति ट्रंप की एक तरह से कोई योगदान होना चाहिए, साझेदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये मैं आप सभी के सामने रखता हूं। जो आपको ठीक लगता है उसके बारे में सोचिए कि क्या इस तरह होना चाहिए। क्या वो कल दूसरे देशों में भी इस तरह से नियुक्तियों में फिर वो कहेंगे कि उसमें मेरी सलाह लेना जरूरी है या नहीं है? वो मुझे लगता है अपने आप में एक सिद्धांत को लेकर एक सवाल है। और दूसरी बात यह कि क्या जो भी नए चुने जाएंगे वो निशाना हो जाएंगे इजराइल का या राष्ट्रपति ट्रंप का? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने बार बार खुलकर कहा है कि जो भी नए शिया क्लेरिक को सुप्रीम लीडर बनाएंगे वो हमारे एकदम निशाने के सामने आ जाएंगे। तो जो सबसे बड़ी मुझे लगता है जो अचंभे वाली बात है, या कह सकते हैं कि इजराइल के इतिहास में सबसे बड़ी सफलता है, वो ये कि एक हमले में उन्होंने न केवल अली खamenei को मौत के घाट उतारा, बल्कि उनके साथ साथ 40 या 45 उनके सलाहकार या दूसरे नेतृत्व में जो लोग थे जी, वो इसके बावजूद के ईरान को पता था कि इस तरह का हमला कभी भी हो सकता है और उसको लेकर लगातार उन्होंने कोशिश की होगी कि उनकी सुरक्षा का बहुत ध्यान दिया जाए। और उसके बावजूद आप देखें कि इस तरह की बात हुई, तो इससे लगता है कि या तो अंदर से कहीं सैबोटेज हुआ है, ये संभावना है, या फिर आप कहें कि इजराइल क्योंकि इस तरह के निशाने पर जो नेता है उन पर हमला करने में अक्सर सफलता पाता है। इतनी बड़ी सफलता पहले नहीं हुई, पर इस तरह के निशाने उन्होंने पहले भी लगाए हैं। तो हो सकता है कि इजराइल की जो खास रणनीति है इसको लेकर उसकी सफलता भी उसको कह सकते हैं। पर उसके बाद क्योंकि ईरान पीछे नहीं हटा है, झुका नहीं है, इसीलिए आप देखेंगे लगातार युद्ध फैल रहा है। और जिन देशों में युद्ध फैल रहा है उनकी क्षमता नहीं है अपने आप को बचाने की। इजराइल की और अमेरिका की है, और अमेरिका पर तो सीधा हमला किया ही नहीं ईरान ने अभी तक, ना करेगा, शायद ना हो सकता है। पर उसके जो साथी देश हैं उन पर हमला हुआ है, और अमेरिका के साथी देश पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। टर्की, स्पेन, यूके, वेटिकन ने भी कह दिया कि ये ठीक नहीं हो रहा। सही बात है। तो ये चिंता केवल ईरान की नहीं है, युद्ध को कंटिन्यू करने में शायद कुछ चिंता अमेरिका को भी होने वाली है और हो रही है। ओके सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास। कुमार राकेश जी, आपने सुना स्वर्ण सर को। स्वर्ण सर बता रहे हैं कि बहुत सारी चीजें बदलती हुई भी नजर आ रही हैं। जो अमेरिका के साथी थे वो भी थोड़ा बैक ऑफ होते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेन के साथ तो क्या कुछ चल रहा है आप जान ही रहे हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, ये ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ तस्वीर इतनी है या फिर इसके पीछे जो वैश्विक पॉलिटिक्स है उसका जो प्रेशर है वो कैनवस बड़ा है? प्लीज आप मेरे सामने उस कैनवस को पेंट कर दीजिए। नहीं, अभी मैं स्वर्ण सिंह को सुन रहा था, अब्राहम साहब को सुना और बंसल साहब को सुन रहा था मैं करीब 10 मिनट से 15 मिनट से। जो कैनवास है, अभी देखिए युद्ध की यदि नीति और रणनीति की बात है, अमेरिका हर जगह सेंटर पे रहा है। चाहे एशियन कंट्री हो, साउथ एशियन हो, वेस्ट एशिया हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो। अभी आप देखिए उस वार के क्रम में 1975 1955 से लेके 55 से लेके 75 तक वियतनाम का वार देखिए। वो वार कैसा था? उस 20 साल के उस वार में नॉर्थ और साउथ वियतनाम एक बैक कर रहा था, रशिया चाइना एक को बैक कर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स। अल्टीमेटली लेकिन चला 20 साल तक जस्ट टू एस्टैब्लिश। बाद में चाइना ने उस कंबोडिया और लाओसियन कंट्री को उन्होंने अपने कम्युनिस्ट वाले फॉर्मेट में ला करके वियतनाम को भी उस तरह लाया। एक तो शांति हुई, चाहे जो भी हुआ। अमेरिका को क्या लाभ हुआ नहीं हुआ बात की बात है, लेकिन एक दबंगई और दादागिरी की बात। अभी स्वर्ण सिंह बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका को नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अमेरिका का नुकसान होगा, इकोनॉमिक नुकसान होगा। जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, जो अपेक्षा की थी कि ईरान तुरंत झुक जाएगा, नहीं झुकेगा, क्योंकि वो जो एक माइंड सेट है वो समझना नहीं है। उनको मरना है या मारना वाला माइंड सेट है।
वो जो मान लिया कि अब्राहम साहब बोल रहे थे नॉन इस्लामिक कंट्री को समाप्त करना है, इजराइल अपने आप पे सैल्यूट वाला करना देश है, कि छोटा सा देश है, और उसकी जो रक्षा सिस्टम है, वहां का एक एक व्यक्ति, एक एक स्कूल शिक्षा के बाद सैन्य शिक्षा दी जाती है बच्चों को, 10th से लेकर 12th के बीच में। ऐसा किस देश में है? ये वहां हर व्यक्ति एक सैनिक है इजराइल में। तो वो जो जज्बा है उसके तहत लड़ते हैं। और बात अभी भारत में भी कई तरह के लोग बात कर रहे थे खैमनी को लेकर के, कई पॉलिटिकल पार्टी ने बात कही, तो भाई भारत का तो नुकसान हुआ ना, चाबहार में 14,000 करोड़ लगा है, वो लग के जो बना था पोर्ट हमारे लिए, वो भी तो हमारा ही नुकसान है। लेकिन जब वहां बात हो रही है बड़े कैनवास में, और अमेरिका, ईरान और इजराइल है बीच में, ये त्रिकोणात्मक में जो चाह रहा है अमेरिका और जो अचीव करना चाह रहा है, थोड़ा सा टफ लग रहा है। मतलब कहते हैं ना, मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं लग रहा है। ईरान को एक रास्ता निकालना चाहिए टेबल बैक करके, जैसे यूक्रेन और रशिया का युद्ध है, सबको पता है यूक्रेन को बैकअप कौन कर रहा है, सीधा बैकअप अमेरिका का है। और जो ट्रंप साहब ने आते ही शपथ ग्रहण के बाद कहा था हम शांति लाएंगे, सारे युद्ध समाप्त करवाएंगे, 1 घंटे में बंद करवा दूंगा, या तो उस पर अमल कर लें, या उनको बात भूल गए हैं वो, या एक ऐसा रास्ता निकाले जो मानवता के कल्याण के लिए हो, हिंसा के लिए नहीं हो, एक वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी नीति रीति है उसके लिए हो। और अभी एक देखिए, विपक्षी लोग कुछ अपने अति कहते हैं ना, वो सीधा मैं बात करूंगा कि मुस्लिम प्रेम के कारण या प्रेम के तहत जो ऐसे अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, उनको पहले भारत को देखना चाहिए। देश से बड़ा कोई नहीं है, वहां धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। इस पूरे कैनवास में देख रहा हूं जो अमेरिका की स्थिति है, इजराइल की स्थिति है, उस स्थिति में ऐसा है कि जो मालिया तेल की बात आएगी, जैसे उन्होंने धमकी दे दिया कि हदूद जो स्टेट है वो उस पर कोई आफत नहीं आएगी, उस पर मुश्किल नहीं आने देंगे, ट्रंप साहब का बयान है। लेकिन जितना उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, उस स्टेटमेंट में इतना वेरिएशन है, इतनी वेरिएबिलिटी है, लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो हो सकता है वार का एक ये भी एक रीति है कि कंफ्यूज करके विन करो, लेकिन किसको कंफ्यूज कर रहे हैं? अमेरिका की जो स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। नहीं, आप इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, इफ यू कांट मेक इट कंफ्यूज इट, वो बात है। और आपने जो इंडियन पॉलिटिक्स पे बात की, उस पर भी बात है। लेकिन विश्व की सबसे समृद्ध सैन्य शक्ति अमेरिका के पास है, उसके आगे ईरान कितना टिकेगा वो सोचना पड़ेगा। साथ साथ इजराइल का जो अपना और अमेरिका का रूस पर बड़ा आरोप भी सामने आ गया। राकेश दा, इस पर भी रिएक्शन लूंगा। ईरान को खुफिया जानकारी दी जा रही है, अमेरिका कह रहा है रूस जो है मदद कर रहा है, रूस जो है मदद कर रहा है, ईरान की खुफिया जानकारी दे रहा है, यूएस सेना पर हमले के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है, इनसाइट्स दे रहा है, अमेरिका ये कह रहा है। यूएस वॉरशिप, लड़ाकू विमानों की जानकारी रूस जो है, तो ये आप देख लीजिए, रूस को लेकर भी अब रिएक्शन आ रहे हैं। मैं सीधा बंसल सर आपके पास आ गया, मैं जानता हूं आपको थोड़ा जाना भी होगा, लेकिन आपका सैन्य आकलन आप मुझे क्लियर बता दीजिए, ये युद्ध लंबा चलने वाला है कि बहुत जल्दी कुछ ना कुछ डिसिसिव चीजें सामने आने वाली है? योर एनालिसिस सर। युद्ध देखिए, जो पुरानी बार बार घटनाओं को दोहराया जाता है, इराक में लड़ाई हुई, अफगानिस्तान में हुई, वियतनाम में, वो नहीं होने वाली। वो इसलिए नहीं होने वाली कि यहाँ पे अभी अमेरिका भी लेसन लर्न करता है, और लेसन लर्न करके साथ में ही जो है अमेरिका ने ये बोल दिया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि हमने बूट ऑन ग्राउंड नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार से जब तक कोई सेना नीचे नहीं उतरती है यहाँ पर, और तो ये युद्ध जो मुझे लगता है जैसे कि एस्टिमेट किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने 4-5 हफ्ते तक खत्म हो जाएगा, हो सकता है उससे पहले खत्म हो जाए। कारण उसका ये है कि जैसे ही जो ईरान की मिसाइल शक्ति जो अभी 90% घट गई है, और उनके जो लॉन्चर हैं वो खत्म हो जाएंगे, ड्रोन की शक्ति खत्म हो जाएगी, तो अब लड़ाई किस बात की रहेगी? फिर ये खत्म ही हो जाएगा। तो जब खत्म हो गया तो अभी ग्राउंड पे तो कोई लड़ाई हो नहीं रही, और ग्राउंड पे अगर इस तरह से खत्म हो जाता है तो जो लोग हैं, या जो जैसे कुर्द फोर्स हैं, वो तैयार हो रही हैं लड़ाई लड़ने के लिए, या बलोच उधर से आ जाते हैं, या अजरबैजान के लोग आ जाते हैं, या अरब के लोग आ जाते हैं, तो ऐसे ही जो है टुकड़ों में बढ़ जाएगा ईरान। तो इस तरह से देखते हुए मुझे नहीं लगता जो प्रेजेंट रिजीम है वो बचा पाएगी। वो देखिए जो है ईरान की जो इकोनॉमी वो खस्ता हालात में, लड़ाई के लिए जो पैसा चाहिए। अभी जो कहा जा रहा है कि जो अमेरिका के करीब $2 बिलियन जो पर डे का खर्चा आ रहा है, इसी तरह से $2-3 बिलियन या $4 बिलियन पर वीक का इजराइल का भी खर्चा आ रहा है। तो लड़ाई में जो अब अगर उन्नत किस्म के हथियार होते हैं वो भले ही कॉस्टली आए, तो उनकी एफिशिएंसी, उनकी मारक क्षमता ज्यादा होती है। सही बात है। अब जो जी, तो इन सब बातों को देखते हुए तो मुझे लगता है कि ये युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। तो ये युद्ध जो ये समाप्त हो जाएगा जल्दी, जैसे ये ईरान की रिजीम खत्म हुई। अब चाहे वहां पे शांति है, वहां पे जो है ईरान के अंदर में कोई
जो नई रिजीम आने में समय लग जाए, लेकिन लड़ाई मुझे लगता है ज्यादा दिन नहीं चलेगी, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगी। अल्टीमेटली ईरान के पास में भी लिमिटेड हथियार हैं। जिस तरह से इन्होंने दुनिया को दुश्मन पाल लिया है अभी, चाहे यूरोपियन कंट्री ले लीजिए या लेकिन बंसल सर आपको लगता है कि ईरान के पास, क्योंकि इजराइल, आईडीएफ, अमेरिकन एजेंसी सीधा उनकी टॉप लीडरशिप को टारगेट कर रही है, अगर टॉप लीडरशिप को उड़ा दिया जाएगा तो बातचीत के टेबल पे कौन बैठेगा? बंसल सर, बातचीत तो इस रिजीम से हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो अपनी बात से, और अगर बातचीत होएगी तो वहां पे टॉप लीडरशिप में अगर पेजिशकियान बच जाते हैं तो पेजिशकियान एक मॉडरेट लीडर है, हो सकता है उनसे थोड़ी बहुत बात हो जाए, नहीं तो वहां जो नए ग्रुप टेक ओवर करेंगे उनसे ही कोई बात होगी। या बात होने पे जो है, जो प्रेजेंट रिजीम तो अपनी बातों से, ये तो आईआरजीसी के कंट्रोल में है और आईआरजीसी तो कभी चाहेगा ही नहीं कि इस तरह की बात हो। तो मुझे नहीं लगता कि प्रेजेंट रिजीम के साथ में अब वो कोई बातचीत करेंगे। जब वो खत्म हो ही चुके तो अब वो क्या बात करेंगे? तो वो नहीं करेंगे कुछ बात कोई। अब ये क्या होता है ये समय बताएगा, लेकिन जैसे ये भी चल रहा है कि रजा पहलवी यहाँ पे आ जाएंगे, उनका एक्सेप्टेंस नहीं है। हो सकता है जो पहले ये भी चल रहा था कि जो पुराने एक प्रेसिडेंट है उनको वो सामने आ जाएं, ये जो पहले खामनेनी से पहले जो लीडर थे उनके बेटे आ जाएं। तो कई उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये बोला था कि मेरे माइंड में 3 लोग हैं जिनको हम लीडरशिप के लिए तैयार कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने अपने मन में ऑलरेडी रखा है, वो किस तरह स्थिति है वहां की, वो तो सब कुछ सारी चीजों को देख करके ही जो है अमेरिका में काफी मंथन होता है, उस मंथन के बाद में इजरायली कंसेंट से मिल करके कोई लीडरशिप की जो है चुनाव या उसका डिसाइड किया। ब्रेकिंग है, जल्दी से आपके सामने रख देता हूं। इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर अटैक किया गया है। इराक के एरबिल एयरपोर्ट के पास ये हमला हुआ है। आप देखिए 2 ड्रोन से सैन्य बेसेस को टारगेट किया गया है। इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला हुआ है। अमेरिकन बेसिस को टारगेट करने, ऑब्वियसली वो बार बार तेहरान भी ये कह रहा है कि भाइयों और बहनों, हमारे आसपास के पड़ोसियों, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्रॉब्लम है अमेरिकन बेसिस से, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया है। ये ईरान के लिए एग्जिस्टेंशियल वॉर है, यानी हमारे नेतृत्व के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए, माफ कीजिएगा, नेतृत्व तो खैर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमारे बिना नेतृत्व हो ही नहीं सकता। ईरान कह रहा है नेतृत्व तो हम ही देंगे और कोई भी ईरानी झुक नहीं सकता, वो अपना सर घटा लेगा, झुक नहीं सकता। प्रॉब्लम इसी तरीके से आगे बढ़ रही है। जियोपॉलिटिक्स इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रही है। देश के अंदर भी इसको लेके माहौल तो है ही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। इस पर मैं राकेश जी का टेक लूंगा, लेकिन मेरे पे आखिरी के 6-7 मिनट होंगे तो मैं चाहूँगा मेरे तीनों ही पैनलिस्ट को मैं 2-2, 2.5 मिनट दे पाऊँ। शुरुआत में स्वर्ण सर आपके साथ ही कर रहा हूँ। स्वर्ण सर, ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका या सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर ये सारी बातें की हो। मैं तो, आप तो और पीछे जा सकते हैं, लेकिन मेरे को जितना ज्ञान है, फ्रॉम क्लिंटन, बुश, बाइडेन, अगेन ट्रंप, ट्रंप 1, ट्रंप 2.0, ओबामा, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, या फिर कहा जाए कि जो डील साइन होनी चाहिए थी उनके हिसाब से वो डील ईरान के साथ साइन नहीं हो पा रही थी। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स मुझे ये भी बता रहे थे कि ओबामा से बेहतर डील डोनाल्ड ट्रंप को मिल चुकी थी ईरान से। फिर पूरी दुनिया को इस महायुद्ध में झोंकने का कोई बड़ा कारण? देखिए, बड़ा कारण इसके पीछे तेल के स्रोत हैं। ओके, आप देखें कि ये जो अली खमानाई की जो नेतृत्व था जी, 1 महीने तक आपने पहले देखा था कि बहुत बड़ा विद्रोह के एक तरह से आक्रोश, प्रोटेस्ट हुए पूरे ईरान में, अलग अलग सभी शहरों में बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो इसमें तो दो राय नहीं है कि बहुत सी संख्या में लोग इस नेतृत्व से नाराज थे। पर ये मान लेना कि शाह ऑफ ईरान के जमाने में सभी खुश थे, इससे बड़ी बेवकूफाना बात नहीं होगी कोई। उस वक्त भी मानवाधिकारों का हनन लगातार हो रहा था। बड़ा फर्क ये था कि शाह ऑफ ईरान का जब नेतृत्व था तो वहां के सारे तेल के स्रोत अमेरिका और अमेरिका की कंपनियों के हाथ में थे, और जब ये इस्लामिक क्रांति आई तो ये बड़ा फर्क आया कि जितनी भी ये अमेरिकी कंपनियां थी उनको वहां से हटा दिया गया। और यदि आप देखें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि प्रतिस्पर्धा में अमेरिका के सामने चीन है, तो चीन की जो निर्भरता है ऊर्जा के आयात को लेकर वो बहुत जबरदस्त कमजोरी है। और जो डोनाल्ड ट्रंप है उस कमजोरी को पकड़ना चाहते हैं वो, ताकि चीन बहुत तेजी से आगे तरक्की ना करे। इसलिए अब वेनेजुएला के बाद उनको लगता है कि इस क्षेत्र के बाकी देश तो उनके एक तरह से दोस्त हैं, ठीक है, या पिछलग्गू भी कह सकते हैं आप चाहें तो। केवल ईरान जो है वो उनकी बात नहीं मानता और उसके पास बहुत बड़े ऊर्जा के स्रोत हैं। तो क्या जब हम कहते हैं कि शाह ऑफ ईरान का जमाना ठीक था, उसमें मानव अधिकारों का हनन बराबर हो रहा था। सही बात है। फर्क
कहा कि तेल पर सारा जो काबू था वो अमेरिकी कंपनियों का था, वो आज नहीं है, 1979 मैं से यही नहीं है। पॉइंट आपसे सुनना चाह रहा था, क्योंकि मैं तो थोड़ा बहुत, क्योंकि आप लोगों के साथ बैठना है तो पढ़ना पड़ता है, लेकिन जो जेनजीज इस वक्त मुझे देख रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे, उनके सामने ये पॉइंट आपने उठा के सर बहुत शानदार काम कर दिया सुवर्ण सर। मैं क्योंकि बिल्कुल एंड में हूं, मैं वापस आपको, अब आप कहीं नहीं जा रहे, आपसे तो मुझे और क्लासेस भी लेनी है, लेकिन कुमार राकेश जी, मैं कंक्लूड करवाऊंगा अब्राहम सर से, लेकिन राकेश जी प्लीज आप मुझे बताइए, देश में चल रहा है कि ईरान हमारा बहुत बढ़िया दोस्त है, इजरायल तो हमारा है ही है, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो थी वो नॉन अलाइन की थी, लेकिन अब पूरी तरीके से सरकार अलाइन हो गई। वो कई सारे रीजंस भी दे रही हैं कि अमेरिका के पास कुछ है, वो कोई फाइल्स वाइल्स का भी जिक्र करते हैं कोई, क्योंकि मैं इस डिबेट को कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहता था, इसलिए कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है, आप जैसे लोग हैं, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं और कह रहे हैं ये मोदी भी कॉम्प्रोमाइज है, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी कॉम्प्रोमाइज है। हाँ राकेश दा, मैं ये कह रहा हूं, देश में एक बड़ा तबका कह रहा है हमारी फॉरेन पॉलिसी इज कॉम्प्रोमाइज। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई फाइनल फॉरेन पॉलिसी कंप्रोमाइज हुई है किसी भी सूरत में। और हमारी जो विदेश नीति है पहले से बेहतर हुई है, कई मामलों में बेहतर हुई है। जो भी लोग कह रहे हैं कि ईरान के मामले में समझौता हुआ या चुप हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो उनको मैं जाहिल के आगे जाने की संज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि शायद वो समझते नहीं है, या अंधभक्ति जो एक कौम के प्रति उनकी है, देश के प्रति नहीं है, वो सीधे परिलक्षित होती है। जैसे कि आप ईरान से हमारे ठीक ठाक संबंध रहे हैं। जब इसे पहले बताया मैंने कि 4 बार जो पोर्ट का मामला था, 14,000 करोड़ हमने वहां इन्वेस्ट किया। क्या वो लड़ाई झगड़े के लिए किया था क्या वहां इन्वेस्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ईरान से संबंध अच्छे नहीं थे, तभी तो वो इनमें इन्वेस्ट किया। और क्या, वो हमारे ऐसा सेंटर वहां बनाया गया। उसके अलावा जो भी बातें वहां की जा रही है, अभी श्रीलंका के पास मान लिया, एक पोत को ध्वस्त कर दिया, हमारे भारत की सीमा में था नहीं, ठीक है आया था, लेकिन उसने ईरान को किया, वो अमेरिका का अधिकार है। उसमें लोग बोल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हुआ, उसको फॉलो कौन करेगा? यूएन चार्टर का उल्लंघन हुआ, उसको फॉलो कौन करेगा? जो वहां तथाकथित जो हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी हैं वो करेंगे क्या? मुद्दा ये है कि देखिए हमारी नीति पूरी तरह सुदृढ़ है, विदेश नीति। और हमारे प्रधानमंत्री ने अभी कई पिछले कनाडा के प्रीमियर आए, फिनलैंड के प्रीमियर आए, उनके सामने बोला कि हम जो शांति चाहते हैं, डायलॉग और डिप्लोमेसी चाहते हैं, शांति हो। और भारत ने हमेशा से कहा आतंकवाद के खिलाफ नो कॉम्प्रोमाइज। अभी इजराइल के सदन में भी गए थे, इजराइल के सदन में जाकर भी प्रधानमंत्री ने कहा ना, आई स्टैंड विद इजराइल, और उनका आई स्टैंड फॉर इंडिया, इट मींस भारत। अब्राहम सर प्लीज कंक्लूड कर दीजिए। अब्राहम सर, आईडीएफ ने जिस मिशन के साथ अपने प्लेन उड़ा रही है वो तो ध्वस्त हो ही रहे हैं। इतने प्रिसाइज अटैक आप कर रहे हैं कि पहले दिन आपने खामनेई साहब को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में आपको बैठकर तो बात करनी पड़ेगी, कूटनीति की चीजों को भी आगे बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए इजराइल तैयार? प्लीज कंक्लूड सर। देखिए, जैसा कि हमने कहा है कि एक बात हम कहना भूल गए, क्षमा करिएगा, कि अगर रिजा पहलवी आते हैं तो अब जो हमारे ख्याल से प्रोफेसर जी ने ये कहा है कि पहले भी वो उनके ह्यूमन राइट्स नहीं थे शाह के टाइम में, वो एग्जैक्टली शाह का टाइम हम नहीं लाना चाहते हैं। एक जो शाह की जो फैमिली रहेगी या जो रिजा पहलवी वापस आएंगे तो वो एक तरह से जो इंग्लैंड का जो सिस्टम है वो सिर्फ ओवरव्यू या वो ऊपर से देखते रहेंगे, बाकी जो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है वो शुरू होना चाहिए। सारे के सारे इनके जो तेल के कुएं है, जो भी इनकी इकोनॉमी है, वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंडर में जाना चाहिए। ओके। वक्त मेरे को इतनी इजाजत दे रहा है, मैं जान रहा हूँ सुवर्ण सर आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, मैं क्या करूं, मैं तो चाहता हूं क्लासेस चलती रहे, लेकिन रियली प्लेजर, थैंक यू सर। राकेश दा थैंक यू सो मच, आप थोड़ा लेट जुड़ते हैं, मैं चाहता हूं आपसे संवाद ज्यादा हो। थैंक यू सो मच राकेश दा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुवर्ण सर आप जुड़े, थैंक यू सो मच। अब्राहम सर, इट्स रियली अ प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पैनल। लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल सच है, बात यही है कि लड़ाई झगड़ा तो हो ही रहा है, बमबाजी हो ही रही है, मिसाइलें फायर हो ही रही हैं, बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत होनी होगी। 5 की पड़ताल में इतना ही मेरे साथ।